तो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज हम आ रखे हैं ओटावा सिटी, जो कि कनाडा की कैपिटल सिटी है। तो यहाँ पे मिलने हम आए हैं नवरीत जी से, जो कि यहाँ पे रहती हैं ओटावा के अंदर, लेकिन उन्होंने मॉन्ट्रियल के अंदर पढ़ाई की है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने अपनी मॉन्ट्रियल में पढ़ाई करते हुए पीआर कैसे ली, और लड़कियों का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे कि भी कनाडा आना वर्थ है या नहीं है, कितना लड़कियों के लिए कनाडा सेफ है, और पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह गर्ल्स के लिए कैसी होती है, और उनकी पीआर जर्नी, सारी चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। तो अंदर चलते हैं उनके घर में और सारी बातचीत करते हैं। हेलो, क्या हाल चाल है, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ क्या बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऑल गुड ऑल गुड। आओ अंदर आओ। तो ये है यार नवरीत जी, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो आज की इस वीडियो में इनसे बात करेंगे, और जो घर दिखाई दे रहा है ये इन्हीं का है ना? यस। चलो तो अंदर चलते हैं, चाय चो बनाओ। हाँ जी जरूर। ठीक आओ, है, चाय वाय पीते हैं, साथ के साथ बातें करते हैं। ठीक है। मैं 2017 में आई थी कनाडा, तो मॉन्ट्रियल थी फर्स्ट पहली जगह जहाँ पे मैं आई थी फॉर माय स्टडीज़, कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी। तो मैंने कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, और उसके साथ साथ मेरी जो पहली पार्ट टाइम जॉब थी वो थी एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन अ कॉल सेंटर। मुझे बेसिकली हेल्थ केयर दवाइयाँ बेचनी थी। आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई पहली पार्ट टाइम जॉब। सेकेंड कोर्स मैंने किया सीजेप, जो कि अगेन मॉन्ट्रियल में है, वहाँ से फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजर का। एंड वहाँ में मेरे एक प्रोफेसर थे जो एक और कॉलेज में भी पढ़ाते थे, एंड उस कॉलेज में उन्होंने मुझे एज अ टीचर्स असिस्टेंट जॉब रेफर किया। मैं वहाँ पे जॉब स्टार्ट किया, और बाद में उसी कॉलेज में मैंने 2 साल एज अ टीचर भी पार्ट टाइम काम किया। बट आफ्टर माई स्टडीज़ मेरी जो फुल टाइम जॉब है इस टाइम, वो एज अ मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर है। फुल टाइम जॉब के अलावा आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो बेसिकली इमिग्रेंट्स के ऊपर फोकस है। उसका नाम है नवरीत व्लॉग्स। उसके अलावा मैं अब रियल एस्टेट सेल्स पर्सन भी हूँ इन ओटावा। तो भाई कोई रियल एस्टेट वगैरह खरीदनी हो, कोई घर वर लेना है, बनाना है, जो मर्जी करना है, मेरे को नहीं पता डिटेल में, तो इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको दिखाई दे ही रहा होगा। अब यार जैसे आपने मॉन्ट्रियल में पढ़ाई की और आप ओटावा आ गए, तो मॉन्ट्रियल बुरा है या ओटावा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है कि आप ओटावा आ गए? नहीं, बेसिकली मॉन्ट्रियल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रादर मॉन्ट्रियल तो मैं पहली बार ही आई और हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। इट्स अ वेरी गुड सिटी, बट वहाँ पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी फ्रेंच फॉर योर पीआर। आपको फ्रेंच चाहिए। एक्चुअली जब मैं आई थी तब फ्रेंच कंपल्सरी नहीं थी। ये हर घर में होता है। हाँ, फिर मुझे टाइम पे बचा हो गया। ठीक है। तो तब फ्रेंच कंपल्सरी नहीं थी, और CSQ के थ्रू सबकी फाइल्स आ रही थी, बट उसी पॉइंट पे मेरे टाइम पे ही उन्होंने सारी फाइल्स 18,000 फाइल्स उस टाइम रिजेक्ट हुई थी, और उसके बाद फ्रेंच कंपल्सरी हो गई थी। तो उसके बाद इसीलिए पीआर के लिए हमें ओटावा मूव होना पड़ा। अच्छा। ओटावा नहीं, मतलब किसी भी प्रोविंस में और मूव क्यूबेक से बाहर। क्यूबेक से बाहर। जॉब लेके आए थे आप या जॉब यहाँ आके ढूंढना शुरू किया? नहीं, तो जॉब ऐसे था कि जॉब मॉन्ट्रियल वाली कंपनी में ही थी। और उनसे ही बात करी कि ऐसे फॉर पीआर हमें मूव करना पड़ेगा इन ओंटारियो। तो अगर मैं किसी मॉन्ट्रियल की कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और ओटावा के अंदर या फिर ओंटारियो की किसी सिटी के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो पीआर हो जाएगी नॉर्मल? फ्रेंच सीखने की जरूरत नहीं है? फ्रेंच सीखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और यही एक मेन रीज़न था कि एम्प्लॉयर ने मान गए कि हाँ आप कहीं और से रिमोटली काम कर सकते हो, और हम ओटावा आ गए। यार चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, ऐसे लग रहा है कितने दिन बाद चाय पी है कसम से। रियली यार, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि मेरे से अच्छी चाय बनती नहीं, इट्स वेरी रेयर। नहीं नहीं, बहुत अच्छी चाय है सच में। थैंक यू। सेफ्टी कोई कंसर्न कभी आया था कि भी आपको लगा हो कि भी कनाडा लड़कियों के लिए सेफ नहीं है? आपकी फ्रेंड के साथ कोई ऐसा सीन हुआ हो, या कभी लगा हो कि नहीं यार मेरे को सही नहीं लग रहा है यहाँ पे? मुझे काफ़ी ज़्यादा कनाडा आके लगा कि कनाडा काफ़ी सेफ है फॉर गर्ल्स, क्योंकि जैसे कई बार हमारी यूनिवर्सिटी में क्लासेस रात को होती थी, 9 बजे क्लास छूट रही है, हम वापस आ रही हैं। यहाँ पे मेरी कॉल सेंटर में जॉब कई बार 10 बजे तक होती थी रात को, और मैं वापस आते आते मुझे 11 बज जाते थे। मेट्रो में आती थी मैं। तो मुझे एज सच कभी सेफ्टी कंसर्न नहीं लगा। हाँ, एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, बिकॉज आई वॉज इन मॉन्ट्रियल। मैं बस में थी और मैं फ़ोन पे इंडिया बात कर रही थी अपनी मम्मा के साथ, और मैं हिंदी में बात कर रही थी। उन्होंने सुना और उन्होंने कुछ अपनी लैंग्वेज में कमेंट किया, एंड डेफिनेटली वो कमेंट था कि भी आप इधर आ गए हो और आपको मैंने कहा व्हाट डिड यू से?
तो उसने आगे से मुझे बोला कि दी आपको फ्रेंच नहीं आती, मेरी बात नहीं समझ आई। Yeah. और मैं काफ़ी घबरा गई थी उस पॉइंट में। आई वॉज इन द बस, और बस में एक और बंदा था हमारे साथ जिसने फिर मेरे लिए उस बंदे से लड़ाई की थी और उसको बोला था कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम, मतलब मुझे समझ नहीं है उसको फ्रेंच में है कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों तंग कर रहा है। और बाद में ही टोल्ड मी कि डोंट वरी अबाउट देम, जस्ट वर्क हार्ड। और मुझे लगा चलो मेरा बचाव हो गया आज। तो बस ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, बट अदरवाइज आई थिंक कि काफ़ी सेफ था। अब यार ये दोनों कनाडा आए थे 2017 में और अब हो चुका है 2024, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7 सालों का डिफरेंस आ चुका है। तो इनसे पूछते हैं कि 2017 वाले कनाडा में और 2024 वाले कनाडा के अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं है, क्या हिसाब किताब है, क्या सिस्टम है, वो पूछते हैं एक बार। तो बेसिकली हम तो आए थे एज स्टूडेंट और अब तो हम दोनों जो है फुल टाइम काम कर रहे हैं। बेसिक जो है डिफरेंस जो मुझे लगता है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग में, जो कि 2017 के हिसाब से 2024 में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली बहुत से लोग सुन भी रहे हैं आजकल ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, जो कि सही भी है। अब मैं देखती हूँ जो स्टूडेंट्स अब आते हैं, जब हम आए थे हम $1000 में विद रेंट, विद आर ग्रोसरीज और विद आर ऑल द बिल्स हमारा जो है हो जाता था गुजारा $1000 में आराम से। थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती होगी, $100-150 बच जाते थे इजीली। हाँ बिल्कुल, 100-150 बचते ही थे। बट अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं देख रही हूँ कि उनके तो रेंट ही $600-700 तक पहुँच गए हैं, उनका गुजारा ही नहीं हो रहा, बल्कि उनको GIC यूज़ करनी पड़ती है। हमारी GIC सेव हो जाती थी जिससे हम फीस वगैरह पे करते थे। डेफिनेटली हाँ, मतलब कि ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आराम से अपना खाते थे, पीते थे, पार्टी करते थे और हमें इतना चुभता नहीं था। हम आराम से अपना मैनेज कर लेते थे एक्सपेंसेस और जुड़ भी जाते थे, जैसे आपने बात बोली। पर आज के टाइम पे है एक्सपेंसिव बहुत हो गया है, हर स्टेप पे बजटिंग करनी पड़ती है। आए दिन पार्टीज करनी, आज पिज्जा पार्टी हो रही है फ्रेंड्स का। अब मैं देख रही हूँ स्टूडेंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे, सोचना पड़ता है बहुत सोचना पड़ता है और मतलब एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करना पड़ता है। बाकी जब मैं कनाडा आया था 2018 में, मैं तो आपके बाद आया था, तब मेरे को 10 दिन में पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। आपका क्या सीन था, मतलब कितना टाइम लग गया था? क्योंकि आजकल बच्चे कहते हैं कि बहुत टाइम लगता है, तो डिफरेंस क्या पार्ट टाइम जॉब के मामले में? हाँ, हमारे टाइम पे जल्दी मिल जाती थी, मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा, 15-20 दिन, फिर जॉब मिल गई थी। आज के टाइम पे GTA में तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि जॉब्स नहीं मिल रही है या लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और लाइनअप बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ऑटवा में इन पर्टिकुलर मेरे को लगता है कि सिचुएशन थोड़ी बेटर है, क्योंकि हमारे जो नोन में कजन्स आए हैं उनको फिर भी जॉब्स मिल गई हैं। थोड़ा टाइम लगा आवर्स मिलने में, अपने मतलब की जॉब मिलने में, बट फिर भी धीरे धीरे वो भी सेटल हो गए। ये डिश वॉशर का बड़ा सुख है ना? हाँ जी, डिश वॉशर का बहुत सुख है। ये सही है। ये ना होता तो हमारी ज़िंदगी क्या होती। बस बर्तन धोते रह जाते हैं। और इसका ये है कि एक बार अगर आपको आदत पड़ जाए और आपका खराब हो जाए फिर आपको पंगा पड़ने वाला बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया से जब आप निकल रहे हो, उसी टाइम जब आपकी तैयारी हो गई है, उसी टाइम पे मेरे को लगता है फोकस करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के लिए। कोई ऐसी स्किल पहले ही सीख के आओ जो यहाँ पे आके फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आप पहले ही कोई कंस्ट्रक्शन का कोई काम सीख लो, वेल्डिंग सीख लो, प्लम्बिंग सीख लो, कुछ ऐसे छोटे मोटे कोर्स कर लो इंडिया से ही, ऑटो मैकेनिक्स का काम सीख सकते हैं। कोई अगर आप स्किल डेवलप करके आओगे तो यहाँ पे जॉब मिलनी बहुत इजी हो जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लाइनअप इज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसी जॉब्स के लिए ट्राई करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई करते। जैसे सिमरन ने बोला कंस्ट्रक्शन की हो गई, कोई ऑटोमोबाइल की हो गई। और अगर आप अगर लड़कियों को मैं ये सलाह दूँगी कि इंडिया से कोई ग्रूमिंग का, कोई नेल आर्ट का, कोई अपना ब्यूटी का कोई ना कोई छोटा मोटा कोर्स करके आओ, क्योंकि उसकी बहुत डिमांड है और पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है उसमें। अब होता क्या है कि जब हम नए नए कनाडा आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता, और 7 सालों के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। तो पता होने के बाद जितनी आपके पास आज नॉलेज है, अगर 2017 में उतनी नॉलेज होती तो आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करते, या फिर ऐसी अपनी जर्नी में कोई ऐसी चीज़ जो आप रिपीट करना चाहोगे या फिर चेंज करना चाहोगे, ऐसा क्या है? जैसे मैं कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में जॉन मॉल्सन स्कूल ऑफ बिजनेस में ही आई थी, बट मैं आई थी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1 साल का प्रोग्राम होता है। और उस टाइम पे मैं MBA में आना चाहती थी, बट मैंने देखा कि उसी स्कूल में MBA की रिक्वायरमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए मैंने वो कंसिडर नहीं किया और मैंने डिप्लोमा में ही अप्लाई किया और मेरी एडमिशन हो गई। बट जब मैं यहाँ पे आई और MBA वाले स्टूडेंट से बात की
उन्होंने मुझे बताया कि यार ऐसा नहीं है, तू ट्राई करती, हमारे साथ कई और स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छा। एमबीए में हैं जिनको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, Yeah. तो तेरी भी एडमिशन हो सकती थी। तो डेफिनेटली मैं ये चेंज ज़रूर करती, क्योंकि अब ऑफ कोर्स 5-7 हज़ार की फीस के डिफरेंस से मेरे पास एमबीए की मास्टर्स मिल रही डिग्री है, और मास्टर में तो भाई साहब पीआर के पॉइंट भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इंडिया में जो कंसल्टेंट्स हैं या फिर कहीं भी जो कंसल्टेंट्स हैं वो मास्टर्स के लिए आपको जनरली मना करते हैं कि भाई मास्टर्स मत करो, ये तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें, या फिर उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, या फिर एडमिशन नहीं होगा, या तो आपसे तो होएगा ही नहीं भाई, मास्टर्स में मत जाओ। क्यों? क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिल रही होती। अगर आपको मास्टर्स करने का मन है, अगर आपको लगता है कि आपका जो करियर है वो मास्टर्स करने से ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली मास्टर्स करो और अपना एफर्ट लगाओ उसमें एडमिशन लेने में, है ना भाई? बिल्कुल। मेरे को लगता है कि जब मैं जॉब ढूंढ रहा था अपने मास्टर्स के बाद, तो मैंने ज़्यादा ये नहीं देखा कि भी कंपनी क्या करती है, रोल कैसा है, क्योंकि उस टाइम पे चाहिए थी पीआर। तो हमने जो भी मेरे को मिली अपॉर्चुनिटी मैंने वो ले ली, ना मैंने पैकेज नेगोशिएट किया, ना मैंने देखा कि रोल कैसा है, मैंने बस कहा कि भाई जॉब दे दो क्योंकि पीआर लेनी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नेगोशिएट तो ज़रूर करना चाहिए जब आपको कोई ऑफर करे सैलरी। क्योंकि बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, फिर इमिग्रेंट्स को देखा है जो नेगोशिएट नहीं करते। नॉट ओनली सैलरी, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कनाडा के अंदर, उन पे आप नेगोशिएट कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने इंटरव्यू लिया है, पूरा प्रोसेस किया है, मतलब 2-3 स्टेप होते हैं, तो उन्होंने बहुत एक्सपेंस लगाया उस चीज़ पे, तो नेगोशिएशन डेफिनेटली वो कंसीडर करेंगे। मतलब आपको मना नहीं करेंगे कि भाई जॉब नहीं दे रहे, आप नेगोशिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली, क्योंकि अब तो हायर करते हैं, इनको पता ही होगा, नेगोशिएट करते होंगे लोग। बहुत नेगोशिएट करते हैं लोग। अब इनकी पढ़ाई वगैरह भी होगी, पीआर वगैरह भी होगी, पक्के कनाडा वाले बन गए, फैमिली सेट होगी, घर घुर हो गया, सारी चीज़ें बढ़िया होगी, हिसाब किताब एकदम सेट है। अब आपसे मैं एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो हर कोई आजकल पूछता है एक दूसरे से, कि भाई आज के टाइम पे या फिर आने वाले सालों में कनाडा आना वर्थ है या नहीं है? मेरे लिए तो कनाडा आना डेफिनेटली वर्थ इट था, और मुझे लगता है जो आजकल भी लोग आ रहे हैं उनके लिए भी वर्थ इट ही होगा। अगर अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जॉब्स मिलने में प्रॉब्लम आ रही है और क्राइसिस चल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो वो सिर्फ कनाडा में नहीं है। हमारे और भी फ्रेंड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो भी सेम प्रॉब्लम्स जो है face इंडिया में भी अपने रिश्तेदार बोलते ही हैं कि महंगाई वगैरह होगी, यूएस में जॉब का दिक्कत है, प्रॉब्लम इज एवरीवेयर। प्रॉब्लम इज़ एवरीवेयर। अगर हम यूरोप में भी देखें, वहाँ पे जैसे यही प्रॉब्लम, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए हैं, वो Right, सेम प्रॉब्लम वहाँ पे भी है। right. तो इट इज़ काइंड ऑफ कोविड के बाद एक ग्लोबल क्राइसिस आया है, बट एक फेज़ है, और मुझे लगता है जो बंदा इस फेज़ से निकल जाएगा उसके लिए बहुत सही होगा, आगे जाके सक्सेसफुल ही रहेगा। Yeah. और कनाडा आने के बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, एज अ गर्ल मुझे लगता है सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बाकी countries. कंट्रीज़। तो मुझे लगता है कि वो एक फैक्टर है। उसके अलावा इन्वायरमेंट काफ़ी साफ़ सुथरी है, और हर एक चीज़ मुझे लगता है कि आपकी रीच में है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, घर, गाड़ी, एवरीथिंग विच यू ड्रीम ऑफ। तो इसलिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली वर्थ इट है। बाकी यार कनाडा के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मतलब आप तो 7 साल से रह रहे हो, मैं 6 साल से रह रहा हूँ, कि एक ना अलग सा पीस ऑफ माइंड मेरे को यहाँ पे मिलता है। पता नहीं आपके साथ ऐसा है या नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।